सुबह के 10 बजे का समय था, जब शोरूम में अभी अभी कुछ चुनिंदा ग्राहक ही प्रवेश कर रहे थे। प्रवेश द्वार पर एक अजीब सा दृश्य उपस्थित हुआ। एक वृद्ध व्यक्ति, जिसका नाम धन्नाराम था, धीरे धीरे शीशे के मुख्य दरवाजे की ओर बढ़ रहा था। धन्नाराम ने पुरानी फटी हुई खादी की धोती और एक सफेद मैले से कुर्ते पहने थे। उनके पैर में टूटी हुई चप्पलें थीं और कंधे पर एक छोटा सा थैला लटक रहा था। चेहरे पर गहरी झुर्रियां थीं, जैसे राजस्थान की सूखी जमीन पर बनी दरारें जो जीवन के संघर्षों की दास्तान बयां करती हों। उनकी आंखें गहरी थीं, लेकिन उनमें एक ऐसी चमक थी मानो वे किसी छिपे हुए ज्ञान का भंडार हों। गेट पर खड़े 2 सुरक्षा गार्डों ने उन्हें देखते ही एक दूसरे की ओर देखा। उनके चेहरों पर उपेक्षा और हैरानी का भाव साफ झलकने लगा। अरे बाबा, कहाँ चले? ये कोई बाजार या खेत नहीं है, यह ब्लैक डायमंड मोटर्स है, एक गार्ड ने कठोर आवाज में कहा। धन्नाराम ने शांत मुस्कान के साथ उत्तर दिया, मुझे अंदर जाना है बेटा, मुझे यशवर्धन सिंह जी से मिलना है। यशवर्धन सर, और आप? दूसरे गार्ड ने हंसी दबाते हुए कहा, वो यहाँ के मालिक हैं, वो ऐसे लोगों से नहीं मिलते। जाओ किसी सरकारी दफ्तर में पता करो जहां तुम्हें कोई सुनेगा। धन्नाराम ने कोई बहस नहीं की। वे धीरे धीरे आगे बढ़े और रिसेप्शन डेस्क की ओर पहुंचे, जो चमकदार काले पत्थर से बना था और उस पर सोने के अक्षरों में ब्लैक डायमंड लिखा था। डेस्क के पीछे टीना माथुर बैठी थीं, शोरूम की मुख्य सेल्स मैनेजर। उनकी हेयर स्टाइल से लेकर लिपस्टिक तक सब कुछ ब्रांडेड और परफेक्ट था। उनके लिए ग्राहक का पहनावा ही उसकी कीमत तय करता था। जैसे ही धन्नाराम उनके सामने खड़े हुए, टीना ने बिना ऊपर देखे उपासी भरी आवाज में पूछा, यस, हाउ मे आई हेल्प यू? ओनली बाय अपॉइंटमेंट। बेटी, मैं धन्नाराम हूं, मुझे यशवर्धन जी से मिलना है। मुझे उन्हें एक बहुत जरूरी और पुरानी चीज दिखानी है, धन्नाराम ने विनम्रता से कहा। टीना ने अब ऊपर देखा। उसकी आंखों में तिरस्कार और ऊब का मिश्रण झलक रहा था। उसने अपने बालों को पीछे किया, मानो यह सुनिश्चित करना चाहती हो कि धन्नाराम का कोई मैलापन उसे छू न ले। बाबा, क्या आपको पता है कि आप कहाँ हैं? यह ब्लैक डायमंड है। यहाँ कबाड़ या पुरानी चीजों की खरीद फरोख्त नहीं होती। और यशवर्धन सर, उनके पास दुनिया के टॉप टियर क्लाइंट्स के लिए भी मुश्किल से समय निकलता है। आपकी पुरानी चीजों में उन्हें कोई दिलचस्पी नहीं होगी। ये कोई कबाड़ नहीं है बेटी। धन्नाराम की आवाज में हल्की दृढ़ता आई। यह वह नींव है जिस पर शायद यह पूरा ब्लैक डायमंड टिका है। यह एक ऐसी कार की दुर्लभ नीलामी का निमंत्रण पत्र है जिसकी तलाश दुनिया के बड़े कार्य संग्राहकों को है। टीना खुलकर हंस पड़ी। उसके साथ खड़ा एक जूनियर सेल्स एग्जीक्यूटिव भी हंसने लगा। निमंत्रण पत्र? बाबा, क्या आप हमें मूर्ख समझ रहे हैं? अगर यह इतनी कीमती चीज है तो आप इसे किसी नीलामी घर को क्यों नहीं दे रहे? आपको लगता है कि यहां आएंगे और यशवर्धन सर तुरंत आपके लिए रेड कारपेट बिछा देंगे? यह हंसी की बात है। अब प्लीज यहां से जाइए, आपकी वजह से शोरूम की प्रीमियम इमेज खराब हो रही है। धन्नाराम ने शांत भाव से अपने थैले से एक पुराना मुड़ा तुड़ा लिफाफा निकाला और डेस्क पर रख दिया। बेटी, तुम सिर्फ इस लिफाफे का बाहरी हिस्सा देख रही हो। क्या तुमने कभी अंदर झांकने की कोशिश की है? यही हाल इंसानों का भी होता है। टीना चिढ़ गई। उसने तुरंत यशवर्धन सिंह के असिस्टेंट को कॉल किया। सुनिए, यहाँ एक बाबा आए हैं, खुद को धन्नाराम बता रहे हैं और कह रहे हैं कि उनके पास एक दुर्लभ नीलामी का निमंत्रण पत्र है। वो यशवर्धन सर से मिलना चाहते हैं। कृपया आप आकर इन्हें बाहर का रास्ता दिखाइए। ये हमारे प्रीमियम सेक्शन का माहौल खराब कर रहे हैं। थोड़ी देर में यशवर्धन का असिस्टेंट आया। उसने धन्नाराम से सख्ती से बात की और उन्हें एक कोने में बैठा दिया, जैसे कोई अनुपयोगी वस्तु हो। वहीं पास में शोरूम का एक युवा इंटर्न अर्णव शर्मा नई एसयूवी की सफाई कर रहा था। अर्णव मध्यम वर्गीय परिवार से था, लेकिन कारों के प्रति उसका सच्चा जुनून था। उसने यह पूरा अपमानजनक दृश्य देखा। यशवर्धन ने सिखाया था, समय ही पैसा है, लेकिन अर्णव के लिए हर इंसान सम्मान का हकदार था। अर्णव ने देखा कि धन्नाराम को एक टूटी हुई कुर्सी पर बिठाया गया है और टीना उन्हें पूरी तरह नजरअंदाज कर रही है। करीब 45 मिनट बाद यशवर्धन सिंह खुद उसी कोने से गुजरे। वो एक बड़े डीलर मिस्टर खुराना के साथ थे। यशवर्धन की नजर धन्नाराम पर पड़ी
और वो असहज हो गए। उन्होंने पास जाकर कहा, तुम हो वो बाबा जो दुर्लभ निमंत्रण पत्र लेकर आए हो? क्या तुम कोई सस्ती पब्लिसिटी स्टंट कर रहे हो? बेटा यशवर्धन, धन्नाराम ने दुख भरी आवाज में कहा, मैंने सुना था कि तुम कारों के सच्चे पारखी हो। यह एक पवित्र धरोहर है, तुम सिर्फ एक बार इसे देख लो। उन्होंने लिफाफा खोला और एक पीला पड़ा हुआ नाजुक कागज निकाला। उस पर हाथ से लिखा निमंत्रण था और एक पुरानी कार का स्केच बना था। यशवर्धन ने एक पल देखा, फिर हंसी में उसे धन्नाराम की ओर फेंक दिया। यह तो किसी ने पेंसिल से बनाया हुआ रद्दी कागज है। बाबा, तुम अपना और मेरा दोनों का समय बर्बाद कर रहे हो। अब जाओ और फिर कभी मत आना। गार्ड ने धन्नाराम को धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। टीना और यशवर्धन ने संतोष भरी नजर से एक दूसरे को देखा। अर्णव का दिल दर्द से भर गया। उसने धन्नाराम के लिए रखा पानी का गिलास देखा जो अनटच्ड पड़ा था। रात को जब शोरूम बंद हो रहा था, अर्णव ने उसी कुर्सी के पास धन्नाराम का लिफाफा देखा। उसने उसे उठाया और तय किया कि वह अगले दिन उसे लौट आएगा। वह रात भर सो नहीं पाया। उस बूढ़े आदमी की उदास आंखें उसे बेचैन कर रही थीं। अगले दिन शोरूम में गहमागहमी थी। यशवर्धन सिंह बोर्ड मीटिंग की तैयारी में व्यस्त थे, क्योंकि आज 10 साल बाद संस्थापक श्रीमान रणजीत सिंह पहली बार स्वयं उपस्थित होने वाले थे। 10 बजे मीटिंग शुरू हुई। यशवर्धन ने उत्साह से कहा, देवियों और सज्जनों, स्वागत कीजिए उस महान व्यक्ति का जिन्होंने ब्लैक डायमंड मोटर्स की नींव रखी, हमारे संस्थापक और चेयरमैन श्रीमान रणजीत सिंह। दरवाजा खुला और अंदर आए वही वृद्ध व्यक्ति, वही धोती कुर्ता, वही थैला, वही धन्नाराम। पूरा हॉल सन्न रह गया। टीना के हाथ कांपने लगे। यशवर्धन के चेहरे का रंग उड़ गया। रणजीत सिंह मंच तक पहुंचे और बोले, मैं आज यहां अपनी सफलता का जश्न मनाने नहीं, बल्कि यह देखने आया हूं कि क्या ब्लैक डायमंड आज भी अपने मूल सिद्धांतों पर टिका है। उन्होंने यशवर्धन की ओर देखा। कल मैं ग्राहक बनकर आया था, तुमने मुझे मेरे कपड़ों से आंका। तुम्हारे लिए समय का मतलब सिर्फ पैसा है। तुमने इंसानियत का मूल्य खो दिया है। यशवर्धन हकलाते हुए बोला, जी सर, मुझे लगा। रणजीत सिंह ने बात काट दी। तुम्हें लगा कि यह बूढ़ा आदमी तुम्हारे लायक नहीं? तुम्हें लगा कि तुम्हारी घड़ी का 1 सेकंड इस गरीब की बात सुनने में बर्बाद हो जाएगा? फिर उन्होंने टीना की ओर देखा। टीना, तुमने कहा था कि मैं इस शोरूम की प्रीमियम इमेज खराब कर रहा हूं, लेकिन असली प्रीमियम तो सोच में होता है, कपड़ों में नहीं। टीना रोने लगी। सर, मुझे माफ कर दीजिए, मैं पहचान नहीं पाई। पहचानना जरूरी नहीं था बेटी, रणजीत सिंह बोले। जरूरी था सम्मान देना। तभी अर्णव शर्मा अंदर आया। हाथ में वही लिफाफा था। सर, मैं यह लिफाफा लौट आने आया हूं। यह धन्ना राम जी का है। रणजीत सिंह मुस्कुराए। यह लिफाफा नहीं, मेरे ब्लैक डायमंड की नींव है। उन्होंने वही कागज उठाया और कहा, यह वही मूल डिजाइन और नीलामी का निमंत्रण है जिससे यह शोरूम शुरू हुआ था। कल तुमने इसे रद्दी कहा था यशवर्धन, आज पूरी दुनिया इसे खरीदने को तैयार है। पूरा हॉल स्तब्ध था। रणजीत सिंह ने गुस्से में छड़ी पटकी। यशवर्धन सिंह, तुम्हारा काम आज समाप्त होता है। टीना माथुर, तुम्हें भी तत्काल प्रभाव से बर्खास्त किया जाता है। फिर उन्होंने अर्णव के कंधे पर हाथ रखा। अर्णव, तुमने एक साधारण आदमी में सम्मान देखा। तुम्हारे अंदर सच्ची इंसानियत और लगन है। आज से तुम ब्लैक डायमंड मोटर्स के नए सीईओ होंगे। तुम्हारी तनख्वाह यशवर्धन से 2 गुनी होगी। अर्णव की आंखों से आंसू बह निकले। रणजीत सिंह ने उसे गले लगाया और कहा, याद रखना, असली अमीरी कपड़ों में नहीं, किरदार में होती है। जो दूसरों को उनके बाहरी रूप से आंकता है, वह जीवन का सबसे बड़ा खजाना खो देता है। उस दिन के बाद ब्लैक डायमंड मोटर्स फिर से चर्चा में आया, लेकिन इस बार दौलत या दिखावे के लिए नहीं, बल्कि सम्मान और इंसानियत की नई मिसाल के लिए।